हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्मय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। और फिर हम लोग आज लेके चलेंगे सी टेट के लिए जो है कुछ प्रीवियस क्वेश्चन ईयर के सेट को देखेंगे, कुछ सॉल्यूशंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो है इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुँच सके, उनके द्वारा भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जा सके। तो चलिए इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता, सुगमकर्ता, निर्देशक या ताल मेल बैठाने वाले की। तो इसका उत्तर आप लोग सोच लीजिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, उसमें से ये आपको और थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करिए। संप्रेषण व्याख्या की नहीं हो सकती है, ठीक है, निर्देशक की नहीं हो सकती है, तालमेल बिठाने वाले की नहीं हो सकती है। सुगम करता यानी एक जो है उसके साथ जो है सुगम करता यानी आप उसको समझाइए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रचना और ज्ञान जो है अपने से कर रहा है, अर्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसलिए आप शिक्षक हैं तो आप सुगम करता बनिए। इसलिए आंसर जो है बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ए उच्च आत्मदक्षता, बी निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, और डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। उच्च आत्मदक्षता बिल्कुल होगी उसके अंदर, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं ये नहीं होगी, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चा करेगा, और उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं जो है उसके अंदर आएंगे। इसलिए ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर होगा, चूंकि ये ऑप्शन में ये जो है निगेटिव है और ये जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी जो यानी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को होनी को चाहिए, क्या चाहिए? निगमता पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करना के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना। तो इसका जो है सही उत्तर आपको दिख रहा है वो है डी, क्योंकि कलन विधि का प्रयोग नहीं करना है, याद करने की विधि को नहीं अपनाना है, निगमता पूर्वक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान नहीं, यहाँ व्यक्तिक भिन्नताओं के बारे में पूछना है, इसलिए यहाँ पे परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे। अधिगम परिस्थिति यानी सीखने की उस परिस्थिति को उसको उपलब्ध करवाएंगे। आपकी ये शिक्षिका की भूमिका वहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है ऑप्शन ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए, या आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। देखिए आप सोचिए इसके बारे में कि आकलन जो है एक शिक्षण अधिगम यानी पढ़ाने और सीखने में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, यही सही उत्तर है। क्योंकि आकलन करने के समय शैक्षिक के सत्र में 2 बार परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए छोटे बच्चों पर, प्राथमिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। आकलन जो है बाह्य एजेंसी के द्वारा भी नहीं करना है, और इसका आकलन सत्र की समाप्ति पर भी इसको नहीं करना है, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे क्या? बच्चे में चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बच्चे क्या होते हैं? खाली बर्तन के समान होते हैं, जिससे बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा हो जाता है। बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं जो अपने चारों ओर से जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, और बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन है चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चे तो होंगे नहीं, वो उतना सोचेंगे नहीं, इसलिए ये गलत है। खाली बर्तन के समान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय जीव, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही सेंटेंस से ये गलत लग रहा है। इसलिए जिज्ञासु प्राणी होते हैं वो जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, इसलिए डी इसका सही एंड सटीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियों के बारे में, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षा के लिए महत्वहीन है और उनके लिए उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। बच्चे का
कम त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो और असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो त्रुटि जो है वो सीखने की एक प्रक्रिया का अंग है बच्चों में। मैंने बार बार बताया, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराया है इस पे। तो त्रुटि जो है वो सीखने की कला है। तो पहला ही आंसर आपका सही जा रहा है, क्योंकि बाकी में जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए गलत है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा की रणनीति है। समूह कार्य देना यानी ग्रुपिंग कार्य क्यों जरूरी है कि छोटे समूह में कुछ बच्चे को एक दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। गलत बात है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये सही बात है। ठीक है। अगला है कि बच्चे अपना काम जल्दी करने में असमर्थ होते हैं, ये भी गलत है और इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। देखिए ये सब सारे तथ्य गलत है। बी जो है आपका सही तथ्य है और यही आपका आंसर हो जाएगा। पढ़िए, समझिए और तब आपका दिमाग वहाँ पे काम करेगा। ऐसे बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ने में भी ये आपको आ जाएगा और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को, भाषा को पढ़ने और समझने में, तो वह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण किसको प्रदर्शित कर रहा है। लेखन अक्षमता को यानी डिस्ग्राफिया को, गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया को, गति समन्वयक अक्षमता यानी डिस्प्रैक्सिया को, या पठन क्षमता डिसलेक्सिया को। इसके बारे में हमने आपको वीडियो दिया हुआ है, आप जाके नहीं समझ में आता है पिछला वीडियो देख लीजिए। तो ये जो है पढ़ने की अक्षमता कर रहा है यानी पठन अक्षमता हो जाएगा। नाम से ही इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधी नाम से ही अथी है। लेखन लिखने में, गणितीय गणना में, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं। विकास डैश में डैश की ओर बढ़ता है। उत्तर जटिल से कठिन की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, साधारण से आसान की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। ध्यान रखिएगा, जटिल और कठिन दोनों एक ही शब्द है। क्योंकि जटिल भी है और कठिन दोनों एक ही शब्द है, इसलिए गलत हो जाएगा। विशिष्ट और समान तो कभी भी छोटे बच्चा को जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएंगे, यानी विशिष्ट यानी बहुत अधिक महत्वपूर्ण से सामान्य की तरफ नहीं आना है। हमने आपको बताया था कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना है, तो इसलिए ये, और सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो विकास की जो दर ये से बढ़ती है। साधारण और आसान दोनों एक ही शब्द है, तो आपका आंसर इसमें दिख रहा है आपको सामान्य और से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार, कौशल, उपकरणों की आवश्यकता होती है। सममिति और परावर्तन ये भी हमने आपको बताया हुआ है, इसलिए मोतियों की कला गलत, चूंकि गिनने में आता है। बिंदु शीट, डॉट पेपर यही सममिति में उपयोग किया जाता है। डॉट पेपर का उपयोग सममिति और परावर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। गिन तारा भी गिनने में आता है। द्विमुखी पटल का भी इसमें कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डॉट पेपर यानी बिंदु शीट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना। नहीं जी, छोटे बच्चों को उच्चतर गणित के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। गणित में के अमूर्त विचार, तो गलत बात है ना, मूर्त विचारों पे हम लोग उस पर चलते हैं। अमूर्त विचार पर प्राथमिक स्तर पे कोई काम नहीं होता है, मूर्त विचारों पे होता है, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, ठीक है। और सी कहता है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने की सहायता करना और विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने के लिए सहायता करना। तो ऑप्शन सी जो है बेस्ट ऑप्शन है, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता जो है डी जो बता रहा है ये भी गलत है, इसलिए आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्या समझ की महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। पंक्तिबद्धता, संख्या नहीं कह रहा है, संख्या के बारे में समझ हो बच्चों को जो होगी तो उसके लिए पंक्तिबद्धता तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं 1 2 3 पंक्ति में बहुत सारे बच्चे होंगे तो उससे उसकी समझ आएगी। गणना से भी, गिनने से भी समझ आएगी, अंक लिखने से भी उसको समझ आएगी। लेकिन संरक्षण जो है ये आपको संख्या समझ से संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अध्यापक ने कहा कि कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी गई। 36 टाइल दी गई
उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ऑप्शन ए गुणनफल को, क्षेत्रफल को, आयतन को या गुणनखंड को। तो 36 टाइल्स क्या होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। तो ठोस पदार्थ है तो गुणनफल किया जा सकता है, क्षेत्रफल और गुणनखंड तीनों ऑप्शन किए जा सकते हैं, आयतन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आयतन जो है हम लोग किसमें निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं आपको गैस या द्रव में, इसलिए गैस द्रव तो ये है नहीं टाइल्स, इसलिए सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। गलत बात, केवल ज्यामिति तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं गणित में। विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना। समझाना क्या है? जब वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ लेंगे। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना और गणित की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। डी जो है सबसे उपयुक्त आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। खंड यानी अभ्यास को जो है समावेशित क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्यार्थियों को आनंद एवं मस्ती प्रदान करता है। नहीं जी, गलत बात। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, ये भी गलत। समय को बेहतर सदुपयोग वो सुनिश्चित करना, गलत। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये सही आंसर है। ठीक है, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसको हम लोग अधिक सीखने के लिए जो है खंड या अभ्यास का समावेश करते हैं उस पाठ्य पुस्तक में, इसलिए ऑप्शन डी सबसे सटीक एंड सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है क्या? प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा लेना और विद्यार्थियों को ग्रेड श्रेणी। तो डी और सी, परीक्षा और ग्रेड दोनों खत्म हो जाएगा। सामान्य त्रुटि तो पहचानना ही नहीं, क्योंकि त्रुटि जो बच्चा करेगा तो सीखेगा, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। अधिगम में असंगति यानी पढ़ाने में जो हमारी क्या दिक्कत हो रही है, असंगति हो रही है, और शिक्षण में कमी को पहचानिएगा तो ही तो हम उसमें बदलाव करेंगे, तभी तो बच्चों को सिखाएंगे, इसलिए आंसर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फिर लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। जो हमने आपको पढ़ाया है इस पर जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पे लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।